हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th साइंस जो विज्ञान का चैप्टर नंबर 7वां है, जो कि बहुत ही आसान है। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय। इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो भी बता जाएंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में चित्रों की मदद से समझाते हुए मैं चलूँगा, ठीक है। तो मेरा जो टेक्निक है पढ़ाने का वो है प्रश्न से आपसे जो, क्योंकि टॉपिक तो मैं कई आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें से टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या है, मैं टॉपिक के प्रश्न बना देता हूँ कि बच्चे टॉपिक्स नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो उस टॉपिक्स पे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी निखर के आ जाएंगे। तो ये मेरी टेक्निक होती है। मैंने बाकी सभी चैप्टर्स वगैरह रखे हैं, मैथ्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ पूरा, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्लाइड्स बहुत सारी हैं बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना और अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना। चैप्टर का नाम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय, है ना। यही हमारे चैप्टर का नाम है। नियंत्रण मतलब जो चीज़ हम नियंत्रण कर सकते हैं, कोई चीज़ नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। समन्वय, ठीक है। तो सारा जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट बनेगा ना नियंत्रण और समन्वय का, वो सारा का सारा खेल होता है हमारे माइंड का, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं किसी चीज़ को, देखो गुलाब जामुन देखते हैं, कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, देखते हो, भले ही किसी को खाते हुए देख के भी भूख लग जाती है ना। कई चीज़ होता है, जैसे कांटा है, ठीक है। कांटे में तुम जानबूझ के पैर नहीं रख सकते, चाह के भी नहीं रख सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आग है, आग में तुम चाह के भी आग ऐसे हाथ रख नहीं सकते, ठीक है। वो कोई वो ज़बरदस्ती कर, लेकिन चाह के तुम नहीं कर सकते। 99% लोग नहीं कर सकते। तो ये क्रियाएं होती हैं, ये सारा खेल होता है मस्तिष्क का। तो इसमें भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, पूरा चैप्टर कंट्रोल को कवर करेंगे। प्लीज़ पूरा देखना, तभी समझ पाएंगे। अगर किसी में कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो देखो, मैंने अभी आपको बोला कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा चीज़ों को। तो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे ये सब चीज़ें कभी ना कभी एग्जाम में पूछी गई है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेंगे आपको। प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है, ठीक है। प्रतिवृत्ति क्रिया का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, ठीक है। क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया देना। जैसे देखो, आप चल रहे हो, चलते चलते आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो आप यूँ दबा के नहीं रखते कांटे के नीचे और चलूँगा, नहीं, आप तुरंत पैर, कांटा चुभा तुरंत पैर हटा लेते हो। ये होती है अनैच्छिक क्रिया। हम चाह के भी कांटे के ऊपर पैर फिर से नहीं रख सकते, या उस कांटे के साथ फिर चल नहीं सकते, है ना, चाह के भी। ये अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया क्या, प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया है। इस क्रिया के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, तो ऐसे क्रिया को कहा जाता है प्रतिवृत्ति क्रिया, अनैच्छिक क्रिया। तो इसी टॉपिक पर आ जाता है कि भैया प्रतिवृत्ति क्रिया क्या है और टहलना क्या है, ठीक है। इनके बीच क्या आता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो देखो, प्रतिवृत्ति क्रिया क्या होती है? यह एक अनैच्छिक क्रिया है। इस क्रिया के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है। और टहलना क्या होता है? ये एक ऐच्छिक क्रिया। जब आप टहल रहे हो, यूँ टहल के गए और फिर आके रुक गए, फिर पीछे गए, तो वो आपकी मर्जी से चल रहा है ना। तो यह एक ऐच्छिक क्रिया है। यह सोचने समझने के फलस्वरूप ही संपन्न होती है। अगर तुम सोचोगे भाई मुझे नहीं टहलना, तुम वहीं रुके रहोगे, है ना। तुम सोचोगे मुझे टहलना है, तुम टहलोगे, है ना। तो ये ऐच्छिक क्रिया है। इन क्रियाओं पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है। मेरुरज्जु जानते हैं ना, ठीक है। इन क्रियाओं पर मेरुरज्जु का नियंत्रण होता है और इन क्रियाओं पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। हमारे दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क है, इसका नियंत्रण होता है, ठीक है। तो अनैच्छिक क्रियाओं में किसका नियंत्रण होता है? मेरुरज्जु का। और ऐच्छिक क्रियाओं में मस्तिष्क का। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। कह रहे प्रतिवृत्ति क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? अरे भाई, मस्तिष्क की क्या भूमिका है? देखो, कह रहे देखो, मस्तिष्क का चित्र बनाना, मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क क्या कार्य करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, ठीक है। हर एक पार्ट्स का अभी आगे वीडियो आने वाला है, मतलब वीडियो में आगे वो चीज़ आने वाली है। चित्र भी मैं बना के दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, हर एक पार्ट्स के कार्य भी बताऊंगा। बने रहो कि स्टार्टिंग में कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कह रहे मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन, धड़ की प्रतिक्रिया को नियंत्रण करता है। देखो, ये जो मध्य मस्तिष्क होता है, किन की क्रिया होगा? हमारे ये जो सिर है, गर्दन है और ये जो धड़ है हमारा, उसकी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है। यहाँ नेत्र पेशियों, आइरिस पेशियों के संकुचन, शिथिलन
नेत्र लेंस की फोकस दूरी, हमारे आँख की जो फोकस दूरी को घटना बढ़ना, ठीक है, इन क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का क्या करता है? पश्च मस्तिष्क मस्तिष्क का उच्च हृदय स्पंदन, हमारी जो हार्ट बीट, हृदय स्पंदन, श्वास दर, रक्तदाब, खांसना, छींकना, वमन, लार श्रवण, पसीना आदि की क्रियाओं का नियंत्रण करता है हमारा पश्च मस्तिष्क। ठीक है, सामान्यतः दैहिक जो बाकी जो पार्ट्स बच जा रहे हैं, ठीक है, दैहिक प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। देखो, जितने भी सजीव हैं हमारे जीवन में, सजीव का मतलब जो जीवित, जिनमें अणुगति पाई जाती है, ठीक है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। पर्यावरण में हो रहे हैं ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श, ठीक है, तो ये उद्दीपन में आ जाते हैं। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ठीक है, पौधों का चीज़ अलग होता है, ठीक है, जो जीव जंतु होता है उनका अलग होता है, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे जंतुओं में नियंत्रण समन्वय कैसे होता है? सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। एक होता है तंत्रिका तंत्र, एक होता है अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में जान लेते हैं। क्या नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशीय ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन की एक संगठित जाल का बना होता है, एक जाली नुमा तंत्र है पूरे चीज में। ठीक है, और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा, ठीक है, जो भी सूचनाएं होती है ना, उसी जाली नुमा है ना से एकदम विद्युत, जैसे आप स्विच ऑन करते हो तो उस सर्किट से पास होता है वो करंट आ जाता है तुरंत, वैसे ही चीज़ है जो सूचना का आदान प्रदान होता है वो तुरंत इसी रूप में होता है। सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। विद्युत आवेग के भांति ऐसे लिखना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, तो ये होता है तंत्रिका तंत्रिका। मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाया है, चीज़ों को बहुत सिंपल रखा है ताकि बच्चों आप प्रॉपर नोट्स भी बना पाओ और चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज भी कर पाओ। ठीक है, ग्राही क्या होते हैं? कह रहे ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। हमारे ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? नाक, कान, आँख, त्वचा, जीभ। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। तो ये जो ग्राही होते हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो ज्ञानेंद्रिय है क्या है बेटा? कान क्या करता है? सुनता है, शरीर का संतुलन रखता है। आँख प्रकाशग्राही है, देखता है। त्वचा क्या करता है? तापग्राही, गर्म एवं ठंडा पता लगाना, स्पर्श का अनुभव करना। नाक घ्राण, सुगंध, बदबू, ये सब नाक के द्वारा पता लगता है। गंध का पता लगाना। जीभ क्या होता है? रस संवेदीग्राही, स्वाद का पता लगाता है। ठीक है, ये हमारे ज्ञानेंद्रियों के काम होते हैं जो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, अब ये जो चित्र है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक, ये जो चित्र है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये तंत्रिका तंत्र का सुस्पष्ट चित्र बनाने के लिए आ जाता है एग्जाम में, तो इसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की संरचना है ये। देखिए, ये स्टार रूप का होता है, ऐसे ऐसे स्टार बना होता है, ऐसे नीचे जाता है। ये क्या है? तंत्रिका तंत्र का अंतिम सिरा है ये क्या है? ये तंत्रिकाक्ष है। ये जो होती है ऐसे ऐसे जड़ की तरह जो फैली हुई है, इसे हम द्रुमिका बोलते हैं। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? केशिका काय। ठीक है, इतना फिर चित्र बनाना है, इतना ही बनाना है। इतना बना दोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, 5 नंबर में आता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में यही चित्र बनाने के लिए बार बार आता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, कह रहे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के जो भाग हैं,
देखो द्रुमिका भी मैंने बताया था, कोशिका काय बताया था, तंत्रिकाक्ष बताया था। ये क्या करते हैं, इनका क्या कार्य होता है वो भी जान लो, क्योंकि कार्य भी लिखने के लिए आ जाता है। कह रहे कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है, ठीक है, ये इसका कार्य है। फिर कोशिका काय क्या है, प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। जो सूचना हमें प्राप्त होती है वो विद्युत आवेग की भांति फटाफट पूरे सूचना पहुंचाती है। तंत्रिकाक्ष क्या होता है, यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका से दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है, ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सिनेप्स क्या होता है, ठीक है, कह रहे हैं यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिकाओं की द्रुमिका के मध्य का रिक्त स्थान होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था उनके बीच का ये क्या होता है, खाली स्थान होता है। यह विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे ये आगे संरचित हो सके। अब प्रतिवृत्ति क्या क्रिया होती है ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कह रहे प्रतिवृत्ति क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवृत्ति चाप कहते हैं। आपसे पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ये क्वेश्चन आ सकता है भैया प्रतिवृत्ति चाप क्या होता है। तो क्या होता है, प्रतिवृत्ति क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे हम प्रतिवृत्ति चाप कहते हैं, ठीक है। ये उद्दीपन है, उसके बाद ग्राही अंग होता है, उसके बाद मेरुरज्जु, ठीक है, अनुक्रिया, फिर कार्यकारक अंग, फिर अनुक्रिया होती है। ये चक्र में चलता है, ठीक है। ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़। तो ये फिगर बना देना, 2 नंबर में आ सकता है। अनुक्रिया क्या होती है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है भैया अनुक्रिया क्या होती है। यह 3 प्रकार की होती है अनुक्रिया। एक ऐच्छिक होता है, एक अनैच्छिक होता है, या प्रतिवृत्ति क्रिया होती है, ठीक है। ऐच्छिक क्रिया क्या होती है, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण बोलना, लिखना, ये ऐच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक क्रिया है मध्य एवं पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना, जिस पे हमारा जोर नहीं है। तुम ना चाह के भी तुम सांस लेना पड़े, तुम्हारा दिल का धड़कना तुम खुद रोक नहीं सकते हो क्या, नहीं, ये जन्म से चल रहा है, ये अनैच्छिक क्रिया है। और प्रतिवृत्ति क्रिया होती है मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण जैसे क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया जो होती है ना, उसे प्रतिवृत्ति क्रिया कहते हैं। जैसे आपने कोई गर्म वस्तु अचानक हो रहा है, आपके दोस्त ने आपके हाथ पकड़ लिया, ये लगा गर्म वस्तु पे हाथ रख दिया, आप ऐसे करोगे, है ना, तुरंत आपको पता भी नहीं, आपके दोस्त ने आपका हाथ पकड़ गर्म वस्तु में रखा, आपको गर्माहट फील होगी, आपके माइंड ने उसके हटाक से संकेत दिया और आपने फटाक से हटा दिया। तो ये क्रिया के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देना को प्रतिवृत्ति क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो 3 प्रकार की होती हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। प्रतिवृत्ति क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है वो भी जान लीजिए। कह रहे कुछ परिस्थितियों में, जैसे गर्म वस्तुओं को छूने पर, पैनी वस्तुओं को चुभने पर, नुकीली वस्तुओं को छूने पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यह अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होता है, जो जल्दी होती है। मस्तिष्क की तुलना में ये जो संकेत होता है, ये जो चीज़ें होती हैं, हमारी कंट्रोल कौन करती है, मेरुरज्जु करती है, ठीक है। तो अगर आप तुरंत क्रिया नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी को उससे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊं कोई अपाहिज है, अपाहिज मतलब जो चल नहीं सकता, ठीक है, जो चल नहीं सकता, और तुमने उसे कहीं गर्म वस्तु में बिठा दिया, तो उसका जो कंट्रोल हो चुका है, अब वो चाह के भी वहाँ से मुंडी पर उसको भी क्षति हो जाएगी, वो जल जाएगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा कभी करना नहीं चाहिए, ये एक जनरल एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, नॉर्मल, ठीक है। किसी को बुरा लगेगा तो मैं भी चाहता हूँ, तो एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है कि क्यों आवश्यकता होता है, ठीक है। जो मानव तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो 2 पार्ट में बता हुआ होता है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र,
ठीक है, जिसे हम बोलते हैं CNS एंड PNS। CNS दो पार्ट्स में है, एक मस्तिष्क, एक मेरुरज्जु, ठीक है, जो नियंत्रण का कार्य करते हैं। और फिर PNS में क्या हो जाता है, कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है और मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है, ठीक है, ये चीज़ में आप जान लीजिए। मानव मस्तिष्क एग्जाम में आ जाता है, मानव मस्तिष्क का सुस्पष्ट चित्र बनाइए तथा प्रत्येक भाग के कार्य को वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मानव का जो मस्तिष्क होता है वो जनरली 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, आगे पीछे बीच में, ठीक है। मस्तिष्क के सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं जो कि निम्नवत है, जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ और इसके कार्य भी आपको पढ़ा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, है कि नहीं। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसका मतलब ये नहीं एक कान से सुन रहे हो दूसरे कान से निकाल दे रहे हो, नहीं। जो भी चीज़ मैं बोलूँ ना, कोशिश करनी है कि उसको आप अपने जनरल लाइफ से, डेली लाइफ से कंपेयर करो, तो चीज़ों को समझना और आसान हो जाता है, ये चीज़ है। साइंस ऐसा ही है, साइंस ऐसा कुछ नहीं है जो आपके डेली लाइफ से कनेक्ट ना करे। साइंस आपके जीवन में बसा हुआ है, आप साइंस का कोई भी कॉन्सेप्ट आपके डेली लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क क्या होता है, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह प्रमस्तिष्क कहलाता है। कार्य क्या है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, मुख्य सोचने वाला भाग होता है। यह ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी ऐच्छिक कार्य है, मुझे खाना खाना है, ठीक है, मुझे चलना है, मुझे बैठना है, मुझे लिखना है, तो इन सभी क्रियाओं को ही नियंत्रित करता है। सूचनाओं को याद रखना, जो भी सूचना मिलती है उसको याद रखने का काम करता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। जो भी सूचना हमारे बॉडी से मिल रही है उसको वो एकत्रित करता है, फिर वो समायोजित करता है। आपको चोट लगी है, सूचना मिली, आपको वो देता रहेगा सूचना, भाई तुझे चोट लगी, तुझे दर्द का जो अनुभव होता है ना, वो वही मस्तिष्क, क्योंकि आपको पता तभी चलेगा। अगर आपको दर्द नहीं हो रहेगा, आपको दर्द नहीं हो रहा होगा, चोट पता ही नहीं चला कि चोट लगा है, वो तो सही आपको पता नहीं चल रहा है। आप उस चीज़ की केयर तभी करते हो जब आपको दर्द का अनुभव होता है ना। पेट दर्द, अरे बाप रे बहुत दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेडिसिन लाऊंगा। अगर आपको दर्द हो रहा है, पेट खराब है, हाँ, लेकिन दर्द अगर नहीं हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तब तक आप केयर नहीं कर पाओगे। तभी वो सूचना देता है मस्तिष्क, भाई मुझे ये सूचना मिली है तेरी बॉडी से, तो ये काम कर, यही काम करता है, ठीक है। भूख से संबंधित केंद्र, मतलब खाना, हमें भूख लग रही है ना, हमारा पेट भर गया है, पेट भर गया है, आपका पेट पे कितना खाना गया ये नहीं बताता, आपका माइंड बताता है। आपको भूख लग रही है, आपको माइंड देता है संकेत, आपको आपका पेट भर चुका है, आपका माइंड देता है संकेत, ठीक है। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। पश्चिम मस्तिष्क क्या करता है, इसके 3 भाग है। जो पिछला वाला मस्तिष्क है ना, ये देखो मस्तिष्क है ना, ये आगे वाला हिस्सा है, ये बीच वाला, ठीक है, ये हमारा मेरुरज्जु होता है। यहाँ से ये हमारा दिख रहा होगा ना सबका मेरुरज्जु, सभी के पास ये पार्ट, ये मैं स्पेशल नहीं हूँ कि मेरे पास, सभी के बॉडी में ये सब चीज़ें हैं। मानव की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। 3 भाग होते हैं इसके। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क क्या करता है, शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना। लेकिन कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जीवन में, जनरली कुछ पागल होते हैं, या कई लोगों के ना इस बीमारी में देखा होगा, मैंने खुद फेस किया है, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 5 साल में बीमार रहा हूँ, ठीक है। मेरी लाइफ बहुत ही उतार चढ़ाव से आके यहाँ तक मैं आया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, 5 साल तक बीमार रहा हूँ, और 5 साल में मुझे कई बीमारियाँ होती रहती थी, ठीक है। तो वो तो चलो छोड़ो, मेरा भी बहुत सीटी स्कैन हो रहा था, मैं भी एक न्यूरो सर्जन के पास गया था, तो मैंने कई लोगों को देखा जो थोड़ी देर बाद में गिर जाते थे, ठीक है। फिर उनको कैरी करना पड़ता, वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, उनको पकड़ के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनमें अनुमस्तिष्क में विकर आ जाता है। अनुमस्तिष्क ही ऐसा पार्ट है जो आपकी बॉडी को मेंटेन करता है, आपके शरीर को बनाए रखता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आई डोंट थिंक ये चीज़ कनेक्ट कर पाएगी, छोटे बच्चे जो होते हैं,
ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते, गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, उन्हें हमें पकड़ के रखना पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो वहाँ उस टाइम पे तो वो चीज़ विकसित हो रही होती है बच्चों में। लेकिन अगर बड़े व्यक्तियों की बात की जाए, ठीक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, शायद आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे होते हैं जो गिरते पड़ते रहते हैं, उन्हें पकड़ के रखना पड़ता है, तो उनमें इनमें विकर आ जाता है। किस पार्ट में? अनुमस्तिष्क में। कह रहे हैं ये क्या करता है, शरीर की स्थिति व संतुलन को बनाता है, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि करता है। उदाहरण, पेन उठाना, ये जो पेन उठा रहा हूँ, ठीक है। मेडुला, मेडुला क्या हो करता है, ठीक है, अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, वमन आदि, इसको करता है। फिर आता है पोन्स, पोन्स क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ये चित्र की प्रैक्टिस कर लेना, मानव मस्तिष्क बनाने का, ये बार बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो मस्तिष्क देखो, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। हमारा जो मस्तिष्क है ना, ऐसे टक्का मारो, आवाज़ आ रही है, इसके अंदर है। जब न्यूरोसर्जन किसी को कोई बीमारी, नया हूँ मैं तो यही कहता हूँ, हमेशा हमेशा स्वस्थ रहो, अच्छा खाओ पियो, ठीक है, और एक्सरसाइज करो तो निरोग रहोगे। तो जब भी हमारा किसी व्यक्ति को अगर सर्जरी करनी होती है मस्तिष्क की, तो यहाँ से चीरा लगाते हैं, फाड़ते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा जो मस्तिष्क है, इसके अंदर ये सुरक्षा कवच है पूरा, है ना, इसके अंदर हमारा मस्तिष्क है, ठीक है। तो वो सुरक्षा कवच का कार्य करता है। कह रहे मस्तिष्क एवं हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है, मतलब जो भी हमारे पास उससे चोट से बचाने का कार्य करता है। मेरुरज्जु को कौन सुरक्षा देता है? मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुओं का दंड या रीढ़ की हड्डी करती है। जो हमारा मेरुरज्जु होती है ना, ये बाहर से देखोगे यहाँ से पूरा रीढ़ की हड्डी क्या है, वो इसको सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है, वो इसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगला टॉपिक है तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जो सबसे पहली चीज़ है हमारी ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय अभी मैंने बताया था, नाक, कान, है ना, जीभ, त्वचा, ये सब है। ज्ञानेंद्रिय क्या होता है, उद्दीपन के लिए यूज़ होता है, और ये एक संवेदी तंत्रिका देता है, ठीक है, जो केंद्रीय तंत्रिका सूचना प्राप्त कर संधारित करता है, निर्णय करता है, फिर अनुक्रिया उत्पन्न करता है। उसके बाद क्या होता है, पेशी ऊतक के पास जाता है, ठीक है। पेशी ऊतक क्या करता है, संकुचन अनुक्रिया का कार्य करता है। तो ये होता है। जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र की कुछ सीमाएं होती हैं, वो क्या होती है वो जान लीजिए। कह रहे हैं विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई हैं। जो विद्युत संवेग होता है वहाँ पर ही होगा जो चीज़ तंत्रिका तंत्र से कनेक्ट कर रही है, किसी और से नहीं। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्यविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है। अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। एक बार करने के बाद उसे थोड़ा सा टाइम चाहिए दोबारा से बनाने के लिए, करने के लिए, मतलब लगातार नहीं करती वो। पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। अगर पौधों की बात की जाए तो पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता, ये सिर्फ जीवों में पाया जाता है। रासायनिक संरक्षण क्या होता है? कह रहे हैं विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। देखो कभी होता है कभी नहीं होता है, तो इन चीज़ों को दूर करने के लिए देखो विद्युत संचरण की सीमा, जो इसकी लिमिटेशन है, इसकी जो बाउंडेशन है, उसको दूर करने के लिए रासायनिक संरक्षण का उपयोग शुरू किया गया। अब अभी तक हम जीवों की बात कर रहे थे, अब हम पौधों की बात करेंगे कि इनमें नियंत्रण और समन्वय कैसे होता है। देखो पौधों में जो गति होती है वो वृद्धि पर निर्भर ना होना, वृद्धि पर निर्भर गति दो टाइप की हो सकती है, ठीक है। पहली, पौधे देखो रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर
गति उत्पन्न करती हैं जिससे कोशिका फूल या फिर सिकुड़ जाती हैं। उदाहरण, छूने पर छुई मुई की पौधी पत्तियों का सिकुड़ना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कहाँ पर? पौधों में। अब दूसरा पार्ट है वृद्धि के कारण गति। ये जो होती है ना वो दिशिक होती है। दिशिक मतलब दिशा रूपी। अनुवर्तन गति यहाँ उद्दीपन के कारण होती है। अनुवर्तन आपने देखा होगा। अब अनुवर्तन गति भी कई तरह की होती है। प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, कई टाइप की है। प्रकाशानुवर्तन की बात करूँ तो जब कोई पौधे आप छाँव में रख देते हो और वो बढ़ना शुरू कर देना तो उसका जो मुंह है वो प्रकाश की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे प्रकाश चाहिए होता है। कई बार देखना होगा अपने गुरुत्वानुवर्तन का मतलब कई बार अपने पेड़ पौधों को लगा देते हैं, यहाँ पर गमले में ना लगा देते हैं तो उनकी जड़ जो होती है वो नीचे जाती है। ये नहीं कि ऊपर जाती है, साइड से जाती है, वो नीचे जाती है, ज़मीन की तरफ जाती है जहाँ पर उन्हें ज़मीन दिखता है। गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। और उसके बाद जलानुवर्तन, कभी कभी उसको जल की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे होते हैं ना उनकी जड़ें बहुत अंदर तक जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो जल की तलाश करती है, उन्हें जल का सोचा जहाँ से मिलता है उस तरफ चलती है। तो ये कुछ तरह की अनुवर्तन है, गतियाँ हैं। ये भी हम शायद आगे पढ़ेंगे। तो ये सब लिखा हुआ है। प्रदान क्या होता है? प्रदान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाली की तुलना में तेज़ी से गति करता है, जिससे प्रदान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। ये सब छोड़ो, आप यहाँ से पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है? प्रकाश की तरफ की गति को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है? पृथ्वी की तरफ या दूर की गति को गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। रसायनुवर्तन क्या होता है? पराग नली की अंडाशय की तरफ गति को रसायनुवर्तन गति कहते हैं। जलानुवर्तन गति क्या होता है? पानी की तरफ जड़ों की गति को हम जलानुवर्तन गति कहते हैं। इसका फिगर भी होगा आपके एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लेना एक बार। पादप हार्मोन क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप हार्मोन क्या है? एग्जाम में आ जाता है। पादप हार्मोन क्या होता है? ये वो रसायन है जो पौधे की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिख सकते हैं वो रसायन जो पौधे की वृद्धि, विकास, अनुक्रिया का समन्वय करते हैं, पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। सिंपल एंड स्वीट डेफिनेशन। ठीक है। और मुख्य पादप हार्मोन क्या है और उनके क्या कार्य है ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या होता है? शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। जो भी शाखाएं होती है ना, शाखाएं, टहनियाँ, उनके अग्रभाग एकदम आगे हिस्से वाले शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है। कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि और प्रकाशानुवर्तन गति में क्या करता है? ये सहायता करता है। फिर आता है नेक्स्ट जिब्रेलिन। ये सारे पादप हार्मोन। जिब्रेलिन क्या करता है? तने की वृद्धि में सहायक। पेड़ का जो तना होता है ना उसकी वृद्धि में सहायता उत्पन्न करता है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन की तीव्र गति करता है। जो कोशिका विभाजन होती है ना उसकी गति को वो बढ़ाने का कार्य करता है साइटोकाइनिन। फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है साइटोकाइनिन। ठीक है। एब्सिक अम्ल क्या करता है? वृद्धि समंथन का कार्य करता है। पत्तियों का मुरझाना, ठीक है, ये सब उसी के उदाहरण हैं। अब जंतु हार्मोन क्या कहलाता है? जंतु में भी हार्मोन हो जाते हैं। और जंतु हार्मोन क्या होता है? ये वो रसायन है जो जंतु की क्रियाओं, विकास, वृद्धि का समन्वय करते हैं। ठीक है, तो उसे हम जंतु में बोलेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें आ जाती है अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या होती हैं? ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित कर दिए। जो अपने उत्पाद है वो कहाँ, किस में स्रावित करती है? रक्त में, खून में करती है स्रावित। और जो हार्मोन कहलाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में आ जाता है हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ व उसके कार्य कुछ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक है, सबसे पहला जो हार्मोन है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन उस किस ग्रंथि में पाया जाता है? अवटु ग्रंथि में पाया जाता है। कौन से स्थान में पाया जाता है? गर्दन में पाया जाता है। और इसका क्या कार्य है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय करता है। ठीक है। नंबर 2 जो वृद्धि हार्मोन है
वो कहाँ पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है। ये क्या कार्य करता है? वृद्धि व विकास का नियंत्रण करता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर एड्रेनलिन नया, ये कहाँ पाया जाता है? अधिवृक्क में पाया जाता है। मतलब ये कौन से स्थान पर? जो किडनी होती है ना, उसके जस्ट ऊपर होती है। क्या कार्य करता है? बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण करता है आपातकाल में। बीपी बोले तो ब्लड प्रेशर। इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में, उदर के नीचे, ठीक है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता है, जो हमारा होता है ना शुगर लेवल को, उसको मेंटेन करता है ये, ठीक है। फिर लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, नर में, एस्ट्रोजन मादा में। लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन का मतलब होता है पुरुषों में पाया जाता है, स्त्रियों में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन है ना, एस्ट्रोजन, तो बॉयज़ में तो टेस्टोस्टेरोन होता है और गर्ल्स में एस्ट्रोजन होता है। ये कहाँ पाया जाता है? वृषण में और अंडाशय में, पेट के निचले हिस्से में पाया जाता है। कह रहे हैं यौनावरण से संबंधित परिवर्तन, ठीक है, लैंगिक परिपक्वता के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि में पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में। और पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है ये। तो ये कुछ हमारे जो जीव, हमारे जो हार्मोन है, ठीक है, किस ग्रंथि में पाए जाते हैं, कौन से स्थान में पाए जाते हैं और उनका क्या कार्य है, वो मैंने आपको एक टेबल में बनाकर लिखवा दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपका देखिए, ये मानव शरीर है जिसमें ये पुरुष और ये महिला है। तो कभी कभी इन चित्रों के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे के चैप्टर्स पे भी हेल्प करेगी। जैसे ये अगर मैं बात कर रहा था तो सभी चीज़ों के बारे में, ग्रंथि कहाँ पर क्या सी होती है, तो देखिए ये जो अंडाशय रूप दिख रहा है ना, ये इसे वृषण बोलते हैं। ये जो होता है हमारे इधर, इसे, ये हमारा अग्नाशय है, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा इसे हम अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये जो हमारा, इसे थाइमस ग्रंथि बोलते हैं। यहाँ गले के पास ये होता है परावटु ग्रंथि, ठीक है। इसके बाहरी वाले हिस्से में ये होता है अवटु ग्रंथि। इधर हमारा होता है पीयूष ग्रंथि, इधर हमारा होता है पिनियल ग्रंथि, यहाँ पर हमारा होता है लाइपोथैलमस, ठीक है। तो ये ग्रंथि कहाँ पर कौन सी होती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फिर देखो वही चीज़ इधर भी है, पुरुष स्त्री में भी, बस यहाँ पर क्या आ गया, देखिए अंडाशय, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया? अंडाशय। बाकी दोनों में आप देख सकते हैं सेम टू सेम है और कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर वृषण होता है, यहाँ पर स्त्रियों में अंडाशय होता है, दैट्स इट। ये होता है डिफरेंस दोनों में। अगला जो क्वेश्चन बनता है, छोटे मोटे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, वो जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वो देख लीजिए। कह रहे हैं आयोडीन युक्त नमक आवश्यक क्यों है? देखो जो अवटु ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, ठीक है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। अतः अवटु ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए, जो हमारी अवटु ग्रंथि होती है उसको सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोल देते हैं, जिसे गाइटर बीमारी कहते हैं, जिसे आम तौर पर की भाषा में घेंगा रोग बोला जाता है। तो ये इसके मेन पार्ट है। अगर आपको समझ में ना आए तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको बच्चों एक बार दोबारा से सुनो, क्या लिखा है इसे दोबारा से एक बार पढ़ो, हर एक चीज़ आसान है। फिर आपका आता है मधुमेह रोग। मधुमेह आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, है ना, शुगर लेवल का घटना बढ़ना। इस बीमारी में रक्त में जो शर्करा का स्तर होता है ना, वो बढ़ जाता है। कारण क्या है कि हमारे अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है ना, हमारे खून के अंदर जो शर्करा के लेवल को मेंटेन करता है, और फिर जब ये अनबैलेंस हो जाता है तो फिर हमारे में शुगर लेवल की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। उपचार क्या है? इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। आप इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन ले सकते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए।
पुनर्भ्रमण क्रियाविधि। हार्मोन का अधिक या कम में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। अगर हम हार्मोन, कोई भी चीज़ बैलेंस होनी चाहिए। देखो इंसान अगर फिट है तो सही, अगर कमज़ोर होगा, अगर तुम देखो पतले हो तुम्हें लोग अरे यार कितना पतला है, तुम अगर मोटे हो अरे भाई कितना मोटा है, तुम अगर फिट हो तो वो सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ बॉडी में अगर कोई चीज़ मेंटेन है ना तो वो सही है। कम या ज़्यादा होगा तो आपके शरीर में बीमारी घर घर जाएगी। ठीक है, हार्मोन का अधिक या कम में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो, तो ये होती है पुनर्भरण क्रियाविधि। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की क्रियाविधि। ठीक है, रक्त में शर्करा के नियंत्रण क्रियाविधि क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये फिगर देख सकते हैं आप। ठीक है, रक्त में मात्रा का शर्करा की मात्रा का बढ़ना क्या होता है, अग्नाशय द्वारा संकुचित करना, इंसुलिन का स्राव होना, रक्त शर्करा की मात्रा का घटना, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन ना बन पाना, ये इसके काम है। तो अगला जो क्वेश्चन है, प्रतिवृत्ति क्रिया को उपयुक्त उदाहरण के साथ परिभाषित कीजिए, अथवा गतिवर्ती क्रिया क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन मैंने पहले ही आपको अच्छे से समझा चुका हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरा नोट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनेक प्रतिवर्ती क्रिया, अनेक क्रियाएं बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया के रूप में होती है। इन्हीं प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार आ जाना, कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, तेज प्रकाश में आँख की पुतली का सिकुड़ जाना, अंधेरे में उसका फैल जाना, छौंकना, खांसी, अनेक प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं रीढ़ रज्जु से नियंत्रित होती हैं। ठीक है, मेरु रज्जु जिसे बोलते हैं। मस्तिष्क को निकाल देने पर भी ये चलती रहती है। अगर आप मस्तिष्क को हटा भी दोगे तब भी जल्दी नहीं आता। प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपक के प्रति अंग या अंगों के तंत्र द्वारा तीव्र गति से की जाने वाली स्वचालित अनुक्रिया है। इसके संचालन में मस्तिष्क का भाग नहीं लेता है। रीढ़ रज्जु जिसे मेरु रज्जु कहते हैं, रीढ़ रज्जु से रीढ़ तंत्रिका निकलती है। प्रत्येक रीढ़ तंत्रिका का पृष्ठ मूल अधूर मूल से मिलकर बनते हैं। पृष्ठ मूल से सब संवेदी तंत्रिका तंत्रु, अधर मूल से चालक गति तंत्र को। ये सब लाइन छोड़ दो। ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने आसान भाषा में पहले ही समझा दिया है। ठीक है ना, तो जो चीज़ मैंने आपको आसान शब्दों में लिखा है वही चीज़ आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। देखो एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव तभी पड़ता है जब आंसर्स को आप अपने शब्दों में लिखते हैं। ये नहीं कि आपको बंगाली आती तो फिर बंगाली में लिख दे, पूर्वी आती तो पूर्वी में लिख दे। अपने शब्दों का मतलब हिंदी में ही जो चीज़ आप समझ पा रहे हैं अपने शब्दों में लिखना। किताबी लैंग्वेज या जो गाइड में लिखा है वही रट रट के जा रहे हो और वही लिख दे रहे हो, नंबर तो मिलते हैं। लेकिन एग्जामिनर पर अगर आपको अच्छे नंबर, अच्छा प्रभाव छोड़ना है तो वो सोचेगा भाई को इसको सब आता है, इसने सब सीखा है, इसने रटा नहीं है। तो ये एक चीज़ होती है जो शिक्षक को इंडिकेट करती है कि बच्चे ने सीखा है, रटा नहीं है। हार्मोन्स क्या है, ठीक है, इनके विशिष्ट लक्षण, हार्मोन तथा एंजाइम में क्या अंतर है। तो हार्मोन्स के बारे में भी पहले ही बता चुका हूँ, है ना, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, कह रहे अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जिनके द्वारा जीवधारी के शरीर में रासायनिक समन्वय होता है, हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, हार्मोन के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित हैं। देखो, रासायनिक रूप से हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉइड, एमिनो अम्ल होते हैं। ठीक है, हार्मोन कम अणु भार वाले जल में घुलनशील अणु होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है। हार्मोन्स की केवल थोड़ी सी मात्रा ही उनकी क्रिया के लिए पर्याप्त होते हैं। ठीक है, सभी हार्मोन कोश कला के आर पार जा सकते हैं, कोशिका कला के आर पार जा सकते हैं। हार्मोन विशिष्ट अंग या कोशिकाओं पर ही प्रभाव डालते हैं, जिसे लक्ष्य अंग या कोशिका कहते हैं। इस प्रक्रिया को अंग विशिष्टता कहते हैं। हार्मोन शरीर में संचित नहीं होते हैं, ये सर, अतः इनका निरंतर संश्लेषण आवश्यक होता है। आप इस हार्मोन को अपने शरीर में ना
स्टोर नहीं कर सकते हो, ये निरंतर संचित होते रहते हैं। पादप हार्मोन्स क्या है, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। पादप हार्मोन्स पौधे के तने और जड़ के शीर्ष भागों पर संश्लेषित होते हैं वाले विशेष प्रकार के कार्बनिक रसायन पादप हार्मोन्स कहलाते हैं। ठीक है, पादप हार्मोन्स पौधे के अन्य भागों में स्थानांतरित होकर अपना प्रभाव डालते हैं। ये वृद्धि, दीर्घीकरण, पुष्पन, फलों के विकास, परिपक्वन आदि को प्रभावित करते हैं। पादप हार्मोन्स की कमी या अधिकता पौधों के विभिन्न भागों पर भिन्न भिन्न प्रभाव डालती है। कमी हो जाए या बढ़ जाए तो विभिन्न प्रभाव डालेगी। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिन्स, एब्सिक अम्ल, एथिलीन आदि प्रमुख पादप हार्मोन्स हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं उनको मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ, है ना। अगला है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, हार्मोन्स एवं एंजाइम में क्या अंतर है। हार्मोन्स और एंजाइम में क्या अंतर है ये देख लीजिए। हार्मोन्स क्या होता है, रासायनिक स्वभाव में ये प्रोटीन्स, पेप्टोज, पेप्टेजाइम्स, एमिनो अम्ल, स्टेरॉइड्स अथवा इनके व्युत्पन्न होते हैं, हाँ जो हार्मोन्स होते हैं। और एंजाइम क्या होता है, रासायनिक स्वभाव में ये कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं। कैसे प्रोटीन्स होते हैं, कोलाइडी प्रोटीन्स। इसका जो आणविक भार होता है ना वो बहुत कम होता है और इसका आणविक भार बहुत अधिक होता है। ठीक है, इनका उत्पादन तथा श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। इनका उत्पादन तथा श्रावण बाह्यस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। डिफरेंस देख पा रहे हैं। रासायनिक क्रियाओं के बाद विघटित हो जाते हैं तथा इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। ये रासायनिक क्रिया के पश्चात पूर्ववत बचे रहते हैं और इनका पुनर्उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल इसका उल्टा, ये उपापचय क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं में सीधे भाग तो नहीं लेते हैं पर उन्हें उत्प्रेरित करते हैं। देखो ये सीधे भाग नहीं लेता, लेकिन वो सीधे भाग तो नहीं लेता लेकिन उसको प्रभावित ज़रूर करते हैं। तो ये इसके अंतर है। एग्जाम में आ सकता है कि हार्मोन्स और एंजाइम के बीच में क्या अंतर है बताइए। तो इन अंतरों को आपको लिखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आगे बढ़ते, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पहले, इसका चित्र भी मैंने बना के दिखाया आपको, है ना। कह रहे प्राणियों में तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाओं के समन्वय तथा नियंत्रण का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग मस्तिष्क होता है। इसका प्रमस्तिष्क सोचने समझने, स्मृति, चेतना, तर्क शक्ति, सीखने आदि की क्षमता प्रदान करता है। मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं का स्वतः संचालन करता रहता है, जैसे श्वास लेना, हृदय स्पंदन, उत्सर्जन, पादप, पाचन आदि। ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कह रहे मनुष्य की जीवा स्वाद का अनुभव किस प्रकार करती है। हमारा जो जीभ होता है, हमारा जीभ में भी ना कई सारे स्लाइड्स के रूप में होता है। ये वाला पार्ट मीठे के लिए, ये वाला पार्ट कड़वाहट के लिए, ये वाला पार्ट तीखे के लिए, ऐसा पार्ट होता है। तो वो जब खाना खाते हैं ना, तो जो खाना होता है जिस पूरे जीभ में जाता है और फिर जिसका जीभ का वो पार्ट आपको मस्तिष्क को इंडिकेट करता है कि भाई ये कितना मीठा है, कितना कड़वा है, कितना तीखा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप एनसीईआरटी बुक्स में देखेंगे तो जीभ पूरा बना होगा, उस पर दिखा भी होगा। एनसीईआरटी बुक्स जरूर पढ़ा करो बच्चों। कहते मनुष्य की जीभ पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। जीभ के स्वतंत्र छोर पर, एकदम स्टार्ट पे स्वतंत्र छोर पर मीठे और नमकीन, पार्श्व मतलब पीछे में खट्टा तथा पश्च भाग में कड़वे ज्ञान कराने वाले स्वाद अंकुर होते हैं। स्वाद अंकुर की संवेदी कोशिकाएं तरल अवस्था में ही स्वाद के उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। अगर तुम डायरेक्ट खाना चाहो तो स्वाद नहीं पहचान पाओगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तुमने एक मिर्च ली है, कच्ची मिर्च, तुमने उसको निगल लिया है, अपनी जीभ में रखा है, कुछ नहीं किया, चबाया नहीं है उसको, अपने जीभ में रखा और निगल लिया, तुम्हें उसका कड़वाहट महसूस ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर तुम्हें उसकी स्वाद को पहचानना है, चाहे कोई भी वस्तु हो, हम उसको पहले चबाना पड़ेगा, उसको तरलीकरण करना पड़ेगा। तो मतलब पानी पानी सा हुआ तभी वो आपके पूरे जीभ में लगेगा, तभी वो स्वाद जो ग्रंथि है वो बता पाएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है।
इसी कारण गर्म और तरल के स्वाद ज्ञान शीघ्र होता है। इसी कारण जो गर्म वस्तुएं होती हैं और जो तरल रूप में पाई जाती है उसका स्वाद तुम जल्दी पता लगा लेते हो कि भैया ये कैसा है। ठीक है। ठोस पदार्थ लार में घुलकर स्वाद का ज्ञान कराते हैं। अगर कुछ तुम बिस्किट वगैरह खाते हो तो पहले तुम चबाते हो और फिर हमारा जो मुंह के अंदर लार होता है वो घुल जाता है उसमें, उसके बाद ही हम उसका स्वाद पता लगा पाते हैं कि मीठा है, नमकीन है, कैसा है ना। ये चीज़ पता चलती है। अनिष्ट फलन किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे नंबर में आ जाता है। अनिष्ट फलन क्या होता है, निषेचन और परागण में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, बहुत बार आता है। कह ऑक्सीजन की अधिकता, जो ऑक्सीजन आपके पादप हार्मोन्स है ना, ऑक्सीजन की अधिकता या ऑक्सीजन का छिड़काव करने से बिना निषेचन के, ठीक है, निषेचन होता है भैया पौधों में, पादपों में, तो कह रहे बिना निषेचन के अंडाशय से फल विकसित हो जाता है। निषेचन की क्रिया ही नहीं होती है भाई, उसके बिना ही अंडाशय से फल निकल जाता है। ये फल बीज रहित होते हैं और इन फलों में बीज नहीं होता है। इस प्रक्रिया को अनिष्ट फलन कहते हैं। कई लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमें ऐसा फल खाना है जिसमें बीज ना हो। तो ऐसे फल आपने देखा होगा, लीची वगैरह में कभी कभी ऐसा होता है कि लीची के अंदर बीज नहीं होता है, तो यही कारण है अनिष्ट फलन। तो वो डायरेक्ट क्या हुआ है, ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है या उसका छिड़काव किया जाता है उस पर, जिसमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया ही नहीं होती है और बिना बीज के फल बन जाता है, तो इन्हें हम बोलते हैं अनिष्ट फलन। कह रहे साइटोकाइनिन के क्या कार्य होते हैं, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ साइटोकाइनिन के क्या कार्य हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण को प्रेरित करते हैं। यह कोशिका में पोषक पदार्थों की गति की तीव्र करके जीर्णावस्था को रोकता है, अतः यह वृद्धि तथा परिवर्तन को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये इसके कार्य है। कह रहे जड़ तथा तने की अनुवर्तनी गति किस हार्मोन से प्रभावित होती है। कह रहे हैं जड़ तथा तने की जो अनुवर्तनी गति ऑक्सीजन की सांद्रता से प्रभावित होती है। ठीक है, किसकी सांद्रता से, ऑक्सीजन की सांद्रता से प्रभावित होती है। तने में ऑक्सीजन की सांद्रता वृद्धि की दर को बढ़ाती है, इसके विपरीत जड़ में ऑक्सीजन की अंतर्वृद्धि को कम करती है। तने में तो बढ़ाएगी लेकिन जड़ में कम कर देगी, ये ध्यान रखना है। कह रहे नेत्रों सेंधी गलगंड रोग किस हार्मोन के प्रभाव से होता है, इसका श्रावण किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। कह रहे नेत्रोसेंधी जो गलगंड रोग है ना, वो थायरॉक्सिन हार्मोन के अति श्रावण के कारण होता है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। थायराइड की बीमारी सुना है ना आपने, तो वही चीज़ है। कह रहे हैं इंसुलिन आघात किसे कहते हैं। इंसुलिन आघात सीधा सीधा शुगर से रिलेट करता है। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन आघात अधिक मात्रा में इंसुलिन को उपस्थिति के कारण रुधिर में शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, रोगी की बेहोश हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, इंसुलिन क्या होता है शरीर में शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है या बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है इंसुलिन आघात अधिक मात्रा में इंसुलिन को उपस्थिति के कारण रुधिर में शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ना के बराबर। जो शर्करा का लेवल है बहुत लो हो जाता है। फिर उस स्थिति में क्या होता है, रोगी जो होता है ना वो बेहोश हो जाता है। और ऐसे जो रोगी होते हैं ना वो दिन ब दिन पतले होते रहते हैं, पतले हो जाएंगे, उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो खाएंगे बहुत लेकिन उनके शरीर में लगेगा कुछ नहीं। ठीक है, और इस अवस्था में इंसुलिन आघात कहते हैं रोगी की इस स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है, जो मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, इस रोग से, इंसुलिन आघात वाले रोग से मेरे दादाजी की मृत्यु हुई। मेरे दादाजी मतलब मेरे पापा के मामा, मेरे खुद के दादाजी, ठीक है, मेरी दादी जी, मेरी नानी जी इसी से मरे हैं। और मेरे गांव में बहुत से पेशेंट हैं इंसुलिन के। ठीक है, एंड अभी रिसेंटली एक यंग लड़का, ठीक है, पहले क्या होता था इंसुलिन की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी 50 साल के बाद आती थी लोगों में, बट आज की डेली लाइफ स्टाइल इतनी बेकार हो चुकी है, लोग अपने शरीर पे ध्यान नहीं रखते हैं, खाने पीने में इतना बेकार मिलता है, हमारे सारी चीज़ों में रासायनिक दे रखे बनाए जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपका कल यंग लोगों में आ जा रही है।
कुछ टाइम पहले एक 35 साल का जो लड़का है, एकदम हट्टा कट्टा था, 4-5 साल बीमार रहा, उसका इंसुलिन लेवल बहुत लो हो गया और उसकी डेथ हो गई। पहले वो हट्टा कट्टा था, फिर धीरे धीरे सूख के एकदम हड्डी हड्डी बचा रहा और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको खुद के शरीर को भी ध्यान देना है। अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, एक्सरसाइज करो, ठीक है, फ्री माइंड रहो और सबको सही होगा। कह रहे प्रोजेस्टेरोन के अल्पस्रावन से क्या होता है? कह रहे प्रोजेस्टेरोन के अल्पस्रावन से सामान्यतः स्थिति में महिलाओं का मासिक चक्र अनियमित हो जाता है, गर्भावस्था में गर्भपात हो जाता है, ठीक है। मासिक चक्र जो होता है ना, लड़कियों में औरतों में क्या होता है, हर महीने हर महीने एक चक्र होता है जिसमें उनका पीरियड बोलते हैं हम अंग्रेजी में, है ना। और गंदे खून वगैरह स्रावित होते हैं, इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा मैं कभी, बट ये चीज़ होती है। अब किसी का अगर मासिक चक्र टाइम से नहीं होता है ना तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। टाइम से ना होना, आगे पीछे होना प्रॉब्लम है, टाइम से होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं हो पाती ना तो फिर जो औरतें होती हैं उनकी प्रेगनेंसी टिक नहीं पाती, ठीक है। जिन्हें कई बार बाँझ बोल दिया जाता है आम भाषा में, बट ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उनकी शारीरिक स्थिति बिगड़ चुकी है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये किसके कारण होता है? ये प्रोजेस्टेरोन जो है इसके अल्पस्रावन के कारण होता है, ठीक है। कह रहे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क। आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। हम कह रहे हैं हम एक अगरबत्ती का गंध कैसे पता लगाते हैं? कह रहे हैं हम अगरबत्ती का गंध का पता नासिका में स्थित घ्राण संवेदकों द्वारा लगाते हैं। नासिका की संवेदी उपकला से उद्दीपनों को मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क की प्राण पिंड तक गंध का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखोगे तो चलेगा, ये अकल याद कर पाओ तो सही है, नहीं तो उतना लिखोगे तो चलेगा। टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं, एस्ट्रोजन क्या होते हैं, इसके बारे में जान लो। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? जो पुरुष, देखो अगर तुम बात करो 1 से लेकर 10 साल तक ही बोलूँगा मैं, जो बच्चे होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता लिंग को छोड़कर, ठीक है। अगर आप दोनों, एक गर्ल से एक बॉय से, दोनों को हेयर कट कर दें सेम टू सेम, ठीक है, और कपड़े पहना के रखे तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे उन दोनों में कि लड़का कौन है या लड़की कौन है, ठीक है। शारीरिक रूप से लिंग के छोड़कर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम होते हैं। लेकिन जैसे ही 10 साल के बाद, सामान्यतः 12-13 साल शुरू हो जाते हैं, ठीक है, किशोरावस्था बोलते हैं, ठीक है, जब हमारे ये हार्मोन्स बनने लगते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन, तो वो हमारे जो बाकी शारीरिक विकास होते हैं, जैसे पुरुषों में दाढ़ी आना, आवाज़ का मोटा होना, ठीक है, ये सब चीज़ें, शरीर का हष्ट-पुष्ट होना, गुप्तांगों पे बाल आ जाना, तो ये सब चीज़ें आती हैं। और जबकि अब स्त्रियों में क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, उनका शरीर, उनका सौंदर्य बढ़ जाता है, उनका शरीर तेलीय हो जाता है, ठीक है। बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो उभर आके आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो जिसके लिए उत्तरदायी होते हैं हमारे एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इनके क्या होते हैं? कह रहे हैं वृषण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। यह जननों के विकास, परिपक्वता, द्वितीय लैंगिक लक्षणों आदि के विकास में सहायक होते हैं। पुरुषों की भारी आवाज़, अधिक मजबूत अस्थियों एवं पेशियाँ, शरीर आकृति, दाढ़ी मूंछ का उगना आदि लक्षणों का विकास इन्हीं के कारण होता है। और एस्ट्रोजन कहाँ होता है? ये अंडाशय से स्रावित हार्मोन्स हैं। ये स्तन ग्रंथियों, मतलब स्तन, गर्भाशय, योनि आदि के विकास को प्रेरित करते हैं। इसके कारण स्त्रियों में रजोधर्म, मतलब मासिक चक्र प्रारंभ होते हैं, ठीक है। जब ऐसी ये चीज़ बनने लगती है, ठीक है, 10 साल 12 साल की लड़कियों में देखोगे मासिक चक्र नहीं होता है। जब ये एस्ट्रोजन बनने लगते हैं उसी के बाद ही ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक ज़रूरी पार्ट होता है, ठीक है। कह रहे पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है।
ऑक्सीन और जिबरेलिन। ठीक है, जलानुवर्तन, हाँ जलानुवर्तन आप वही अनुवर्तन जो जल की ओर जाता है। कह रहे हैं जलानुवर्तन नमी या जल के कारण होने वाली गति को जलानुवर्तन कहते हैं। ये गतियाँ उच्च श्रेणी के पौधों को जड़ों में ब्रायोफाइट्स के मूल आभात में कवक के हाइफा आदि में होते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लकड़ी के बक्से में रेत भर लेते हैं। रेत के मध्य जल से भरा मिट्टी का बर्तन रख दिया जाता है। इसके चारों ओर बीज बो देते हैं और जो नवोद्भित पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत नमी की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जड़ों द्वारा गुरुत्वाकर्षण की तुलना में जलानुवर्तन अधिक प्रभावी होता है। पौधों को क्या चाहिए, गुरुत्वानुवर्तन से ज़्यादा प्रभावी क्या होता है, उसको जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वो जल की ओर मुड़ने लगता है उसकी जड़ें। ठीक है, तो ये चीज़ प्रैक्टिकल करके भी आप घर पे देख सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना, पहले ही बता चुका हूँ, और इसे स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय विशिष्ट रसायनों अर्थात हार्मोन्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, हार्मोन्स के द्वारा होता है। हार्मोन्स रासायनिक संदेशवाहक के रूप में लक्ष्य कोशिकाओं में पहुंचकर उनके कार्यों का समन्वय एवं नियंत्रण करते हैं। हार्मोन्स मंद गति से प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। ठीक, मंद का मतलब होता है धीरे। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं धीरे से प्रतिक्रियाओं का समन्वय करते हैं। पौधे को वृद्धि करने वाले जो कारक है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहले जो कारक है बाह्य कारक, ठीक है, बाह्य कारक है जैसे पोषक पदार्थ। ये पौधों को मृदा से उपलब्ध होते हैं। उचित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होने पर पौधे के शरीर में वृद्धि होती है, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। जल, यह जैविक क्रियाओं के लिए अति आवश्यक है। समस्त जैविक क्रियाएं जल की उपस्थिति में ही होती हैं। गैसों का आदान प्रदान, खाद्यों का स्थानांतरण आदि जल की उपस्थिति में ही होता है। अगर जल आपको ना मिल पाए तो इनका आदान प्रदान नहीं होगा तो वृद्धि रुक जाएगी। ऑक्सीजन, जैविक कार्यों के लिए ऑक्सीजन ऊर्जा भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, उपयुक्त मात्रा में पौधे के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन का उपलब्ध होना अति आवश्यक है। अगर नहीं होगी तो उसकी वृद्धि रुक जाएगी। प्रकाश, प्रकाश क्यों जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ प्रकाश संश्लेषण होती है। उसी के द्वारा वो खाना बनाता है, तभी तो उसका वृद्धि हो पाएगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो खाना नहीं बना पाएगा, वृद्धि रुक जाएगी। ताप, यह प्रकाश से संबंधित कारक है। पौधों को वृद्धि के लिए उपयुक्त ताप की आवश्यकता होती है। कम या अधिक ताप पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ताप कम होगा तो भी दिक्कत, ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत। एक उचित मात्रा में ताप का होना बहुत ज़रूरी है। आंतरिक क्या कारक हैं जो इसको प्रभाव करते हैं, कह रहे इसके अंतर्गत पौधे के आनुवंशिक कारक तथा पादप हार्मोन्स आते हैं। ठीक है, आंतरिक कारक मतलब पादप के जो खुद के हार्मोन्स है उसको भी वो इफेक्ट करते हैं वृद्धि गति में। पौधे की संरचना का विकास उनकी आनुवंशिक जीन संरचना पर भी निर्भर करता है। आनुवंशिक कारक पौधों की लंबाई, पुष्पन, प्रतिरोध क्षमता आदि को प्रभावित करते हैं। पौधे की वृद्धि कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होते हैं। कह रहे गति तथा प्रचलन में क्या अंतर है। गति एवं प्रचलन पौधे वातव्य या आंतरिक कारणों से उद्दीपनों के फलस्वरूप प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रतिक्रिया को गति कहते हैं। सामान्यतः पौधे में स्थान परिवर्तन नहीं होता है, पौधे स्थान पर नहीं करते हैं। यहाँ एक पौधा लगा दिया तो यहाँ से वो दूसरी जगह तो जाएगा नहीं, वो वहीं रहेगा। जबकि जंतु में भोजन की तलाश और संरचना की दृष्टि से प्रचलन होता है। ठीक है, प्रचलन में क्या होता है, स्थान परिवर्तन होता है बस। अनुकंचन गतियाँ क्या है, अनुकंचन गतियों में विभिन्न उद्दीपनों के फलस्वरूप होते हैं, जैसे प्रकाश, ताप। ठीक है, जिसमें आपका जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ ये टॉपिक। ठीक है, ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है फिर भी देख लीजिए क्या होता है। प्रकाश के प्रभाव से पौधे की पत्तियां एवं पुष्पों में प्रकाशानुवर्तन गति होती है। जैसे
ठीक है, गुलमोहर की पत्तियाँ, ठीक है, हाँ, जो फूल होते हैं आपने देखा होगा दिन में खिल जाते हैं और रात में मुरझा जाते हैं, ठीक है, तो ये प्रकाशानुकंचन गति के आप देख सकते हैं। तापानुकंचन क्या होता है? केसर, ट्यूलिप आदि के पुष्प एक निश्चित तापमान पर खुलते हैं और ताप कम होने पर फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। रसायन क्या होता है? कीटभक्षी पौधे के विभिन्न अंग प्रोटीन्स के उद्दीपन से प्रेरित होते हैं। इस प्रकार गति आपकी क्या होती है? रसायन अंकुचन होती है। कीटभक्षी पौधे, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं, ऐसे पौधे भी हैं। स्पर्शनानुकूल, छुई मुई, आपका पौधा देखा होगा छूते ही बंद हो जाती है। कह रहे कीटभक्षी पादप, डायरा की पत्तियां की स्पर्श कीट के बैठते ही बंद हो जाते हैं, ठीक है। पत्तियों में संवेदी रोमों के कीट द्वारा छुए जाते ही पत्तियां मध्य शिरा पर से पुस्तक के भांति बंद हो जाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथ आपके हार्मोन्स बनाते हैं, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या है? ये शरीर में पाए जाने वाली नलिका विहीन ग्रंथियां हैं। ये हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। हार्मोन्स का वितरण रक्त के माध्यम से होता है। ये शरीर की अन्य वातावरण की स्थिति बनाए रखने में एवं जैविक क्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सब पहले हमने पढ़ लिया है। अब इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट MCQs एग्जाम में आ सकते हैं ना, वो देख लेते हैं फटाफट। तो फलों को पकाने के लिए कौन सा गैसीय हार्मोन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। हृदय के ठीक ऊपर स्थित कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? अंतःस्रावी थाइमस ग्रंथि, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले पादप हार्मोन का क्या नाम है? साइटोकाइनिन। कह रहे हैं रसायनोवर्तन किसे कहते हैं? विभिन्न रसायनों के प्रति पौधों की अनुवर्तन गति को रसायनोवर्तन गति कहते हैं, ठीक है। ये एक नंबर में आ सकते हैं। कह रहे हैं दीप्तिकालिता किसे कहते हैं? पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव को क्या कहते हैं? दीप्तकालिता कहते हैं। जड़ों को गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त कौन सा उद्दीपन प्रभावित कर सकता है? कह रहे हैं जड़ें गुरुत्वाकर्षण के अतिरिक्त जल के उद्दीपन से प्रभावित होती हैं। कह रहे हैं वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किससे? पीयूष ग्रंथि से। पादप हार्मोन्स कौन सा इनमें से? तो ऑक्सिन भी है, जिब्रेलिन भी है, साइटोकाइनिन भी है। तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। कह रहे हैं बीजों को प्रसूति को समाप्त करने में सहायक होता है जिब्रेलिन, ठीक है। कह रहे हैं संकटकालीन हार्मोन कहलाता है कौन सा? एड्रेनालिन। शरीर संतुलन में सहायक होता है कौन सा? अनुमस्तिष्क। शरीर ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचय आदि क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? डाइएनिसिफेलॉन, ठीक है, ये करता है। तो इनको आप याद कर लेना। प्रतिवृत्ति क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? हृदय, ठीक है। भोजन के देखकर मुंह में लार आना है, ठीक है, किस ग्रंथि से आता है? तो यह आता है अग्नाशय से। नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पर बनता है। कह रहे हैं जड़ मानवता रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन की कमी से होता है, ठीक है। मतलब चित्र तो नहीं बनाए थे, इसे छोड़ दीजिए। कह रहे हैं एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है, तो किस में होता है? दुग्मानुबंधन में होता है, ठीक। कह रहे हैं फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल कौन सा क्या प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कह रहे हैं झाड़ियाँ के शीर्ष काट देने पर अधिक घनी हो जाती है, किसके कारण? कह रहे हैं शीर्ष प्रमुख के प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण। अगर झाड़ियों के आगे वाला काट दोगे तो वो घना हो जाता है, क्योंकि शीर्ष प्रमुख खत्म हो गए तो इधर से फैलती है। कह रहे हैं पग नालिका वर्तिका से होती बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका क्या कारण होता है? रसायनोवर्तन। तो ये इसके कारण है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैंने चीज़ों को क्वेश्चन आंसर्स के रूप में समझाया है, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है पढ़ाने का और चीज़ों को समझने का और याद रखने का। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे हर जगह शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट
ज़रूर दें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना।